तो 16 महाजनपदों में 4 महाजनपदों का अस्तित्व जो कायम रहा, उसके बाद मगध का उत्कर्ष हुआ। और मगध के उत्कर्ष में आप जानते हैं कि कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है। इन राजवंशों में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हर्यक वंश का नाम आता है। हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार। इसके पहले किसी किताब में यह भी दिया गया है कि हर्यक वंश के पहले बृहद्रथ नाम का एक वंश हुआ करता था, जिसका संस्थापक स्वयं बृहद्रथ था। और इसके साथ एक और शासक का नाम आता है जरासंध। तो हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश कौन था, आपको जाना है हर्यक वंश के साथ। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान देनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो बौद्ध साहित्य हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो इतिहास है या जो मगध के उत्कर्ष के इतिहास है, वो बौद्ध साहित्य से बहुत ज्यादा प्रमाणित हो जाते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये जो 16 महाजनपदों के बाद मगध का उत्कर्ष हुआ, उस पर सबसे पहला शासन करने वाला जो राजवंश था वो था हर्यक राजवंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। लेकिन इसके पहले बृहद्रथ नाम के एक व्यक्ति ने शासन किया था। तो बृहद्रथ वंश के 2 शासकों का नाम मिलता है, एक तो बृहद्रथ का मिलता है और दूसरा जरासंध का मिलता है। आपको बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी चाहिए कि कौन सा बृहद्रथ के बाद दूसरा शासक कौन सा था, तो जरासंध था। इसके बाद तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो गया। दूसरे नंबर पर शासन करने वाला शासक था शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक था शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश ने शासन किया, महापद्मनंद इसका संस्थापक था। महापद्मनंद। मौर्य वंश का शासन आया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक हुआ, पहला ऐतिहासिक शासक हुआ। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश में वासुदेव कण्व इस वंश का संस्थापक था। फिर से आप ध्यान दे लेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था। कभी कभी इनके वंशावलियों से और उनके संस्थापकों से भी सवाल मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो यह भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला राजवंश, चूंकि जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक राजवंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर्यक वंश के जितने शासक हुए सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करने के बाद ही सत्ता को प्राप्त किया है, इसलिए इसे पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। और इस पितृहंता वंश अर्थात हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जानते हैं। तो बिंबिसार सबसे पहला मगध का शासक आप मान सकते हैं, जिसकी उपाधि श्रोणिक थी। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा, तो बिंबिसार गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2-3 बातें इससे जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं कि बिंबिसार गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ जो सबसे पहला काम इसने किया, क्योंकि इसको एक असंगठित साम्राज्य मिला था जिसे संगठित करना था, तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने 3 नीतियों का पालन किया। कितनी नीतियों का? 3 नीतियों का पालन किया। तो सबसे पहली नीति थी वैवाहिक नीति, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने तमाम लोगों के साथ तमाम राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करी। और दूसरी बात है कि मित्रता करके, मेल मिलाप मित्रता करके इसने अपने साम्राज्य को बेहतर स्थिति को प्रदान किया। और तीसरी नीति इसकी युद्ध विजय नीति। इन्हीं तीन नीतियों के माध्यम से
इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पर या वैवाहिक नीति के आधार पर इसने 3 राजवंशों के साथ विवाह अपने किए। 3 राजवंशों के साथ सबसे पहला राजवंश इसमें आप समझ सकते हैं, तो ये राजवंश हुआ करता था लिच्छवी। लिच्छवी राजवंश, यहाँ के शासक हुआ करते थे चेतक अथवा चेटक। तो इन्हीं चेटक राजवंश के चेटक के साथ, लिच्छवी शासक चेटक के साथ, उनकी पुत्री के साथ इसने अपने विवाह स्थापित किए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। दूसरी बात, कौशल नरेश हुआ करते थे प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, जिनकी बहन महाकोशला के साथ इसने विवाह किया। तीसरा विवाह इसने किया मध्य प्रदेश की राजकुमारी, जो पंजाब का एरिया था उसे मध्य प्रदेश कहा जाता था, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इन 3 राजवंशों के साथ, माने लिच्छवी वंश, कौशल नरेश प्रसेनजीत और मध्य प्रदेश के साथ इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जब इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया था, महाकोशला के साथ विवाह किया था, तो इसी समय दहेज के रूप में काशी का प्रांत, काशी वाला प्रांत इसको मिल चुका था। तो यह भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दहेज के रूप में काशी प्रांत किसे प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था बिंबिसार को या श्रोणिक को। श्रोणिक अथवा बिंबिसार को ये जो काशी प्रांत है ये दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह से इसने मित्रता के आधार पर, चूंकि ये जो मित्रता ये करेगा, वास्तव में आप देखेंगे कि बिंबिसार शुरुआती तौर पर मगध को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो इसने निर्णय लिए वो अपने आप में एक बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय थे, क्योंकि उस समय अवंती जो साम्राज्य हुआ करता था, अवंती महाजनपद का शासक हुआ करता था चंड प्रद्योत बड़ा मजबूत शासक था और एक बार इसको युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित भी हुआ था। लेकिन चंड प्रद्योत को पांडु नामक रोग हो गया था। पांडु का मतलब होता है पीलिया। चंड प्रद्योत को पीलिया नामक रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने वैद्य को आजीवक, इसका वैद्य था आजीवक नामक वैद्य को इसने भेजा और इसी वैद्य ने चंड प्रद्योत का उपचार किया, जिसके कारण चंड प्रद्योत बिंबिसार का मित्र बन गया और सदैव के लिए ये सुरक्षित हो गया अवंती की तरफ से। हर्यक वंश या ये कह सकते हैं कि मगध और बिंबिसार अवंती की तरफ से सुरक्षित हो गया। हालांकि कालांतर में अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरी नीति इसकी थी युद्ध विजय नीति। तो युद्ध विजय नीति के आधार पर जो अंग देश की हमने चर्चा की थी, अंग देश का राजा हुआ करता था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त के खिलाफ इसने अभियान किया, जिस अभियान में ब्रह्मदत्त पराजित हुआ और अंग देश को भी मगध का हिस्सा बना लिया गया, मगध साम्राज्य में से शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से अपने साम्राज्य के विस्तार में बिंबिसार ने एक बड़े पैमाने पर वैवाहिक नीति को लागू करके और उसमें सफलता प्राप्त की। और इसी के साथ साथ इसने राजगृह की स्थापना करवाई, और राजगृह को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। और इस राजधानी राजगृह का जो स्थापत्यकार था उसका नाम था महागोविंद नाम के व्यक्ति ने राजगृह को स्थापत्य कला के रूप में उसे प्रतिष्ठापित किया था। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपका बिंबिसार का, कि बिंबिसार गद्दी पर बैठा, साम्राज्य विस्तार नीति के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, मित्रता की नीति का सहारा लिया और युद्ध विजय नीति का सहारा लिया। लेकिन अंततः इसके पुत्र अजातशत्रु ने, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके और स्वयं मगध के साम्राज्य पर अपने आप को स्थापित कर लिया। तो इस तरह से एक अध्याय बिंबिसार अर्थात श्रोणिक का खत्म हुआ और कुणिक के रूप में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। तो आइए अजातशत्रु पर हम चर्चा कर रहे हैं। अजातशत्रु, चूंकि देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद ही सत्ता को प्राप्त किया था, शासन को प्राप्त किया था। तो उसके साथ जब वो गद्दी पर बैठता है
अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो इसे तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन चुनौतियों में दो चुनौतियों को आप बड़े महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। पहली चुनौती तो ये थी कि जब प्रसेनजीत के साथ इसका संघर्ष हुआ, प्रसेनजीत संघर्ष हुआ काशी प्रांत को लेकर के, चूंकि काशी प्रांत दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया गया था और इसी प्रांत को लेकर के बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अंततः प्रसेनजीत पराजित हुए और अजातशत्रु विजयी रहा। अंततः ये जो काशी का प्रांत है, ये काशी का प्रांत अंतिम रूप से दहेज स्वरूप दे दिया गया किसको? अजातशत्रु को। जब प्रसेनजीत पराजित हुए तो पराजित होने के बाद प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वाजिरा, इसी वाजिरा का विवाह कर दिया गया अजातशत्रु के साथ और दहेज के रूप में ये काशी वाला प्रांत आखिरी रूप से दे दिया गया अजातशत्रु को। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। दूसरी चीज है कि जब अजातशत्रु ने लिच्छवियों के ऊपर इसने आक्रमण करने की योजना बनाई और शुद्धिमग्ग और वर्षकार नाम के कूटनीतिक व्यक्तियों को ये इस लिच्छवी गणराज्य में भेज करके वहां पे फूट डलवा देता है और अंततः लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण करता है। भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि लिच्छवियों के साथ जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में दो तरह के नए यंत्रों का प्रयोग किया गया, दो तरह के नए प्रेक्षापास्त्रों का प्रयोग किया गया। एक तो था रथ मूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। ये दो तरह के युद्ध यंत्रों का भारत के इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया। रथ मूसल जो था ये टैंक अथवा तोप की तरीके का एक युद्ध यंत्र था और महाशिला कंटक ये पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था। तो इस तरह से इन दो नवीन युद्धक यंत्रों के द्वारा इसने विजय प्राप्त किया। लेकिन जिस तरह से कुसुमपुर में या ये कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किया, पाटलिपुत्र नामक नए नगर की स्थापना किया और इसी को कालांतर में शेर शाह सूरी ने पटना नाम दे दिया था। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है उदयन से संबंधित, क्योंकि इस हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक उसका नाम था नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम था नागदशक। ये नागदशक के समय तक आते आते जो मगध की जनता थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई इन पितृहंताओं से कि उसने ये तय कर लिया कि अब इन पितृहंताओं की सत्ता हमें स्वीकार नहीं है। और इसी नागदशक के समय मगध की जनता ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद नागदशक की हत्या कर दी गई और इसका एक योग्य अमात्य हुआ करता था। इसी का एक योग्य अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। और इसी शिशुनाग को जनता ने गद्दी पर बैठा दिया और अब यहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो आइए अगले क्रम पे हम चर्चा कर लेते हैं शिशुनाग वंश की। लेकिन शिशुनाग वंश में मूल रूप से आप ये देखेंगे कि दो ही शासकों की चर्चा इसमें करनी इंपॉर्टेंट है। उन दो शासकों में मूल रूप से आप ये समझेंगे कि एक तो शिशुनाग होगा और दूसरा कालाशोक। शिशुनाग वंश में दो शासकों की चर्चा हमें करनी है, एक तो है शिशुनाग और दूसरा है कालाशोक। शिशुनाग और कालाशोक ये दो इंपॉर्टेंट शासक हैं इस वंश के, दो इंपॉर्टेंट शासक हैं। पहला जो शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग हुआ, तो शिशुनाग गद्दी पर बैठने के साथ इसने कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए और इसके ज़माने का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि ये वो शासक था जिसने अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया। माने अवंती को जीतकर अवंती को इसने कहाँ पे मिलाया? मगध में इसने मिला लिया। ये इंपॉर्टेंट घटना है शिशुनाग के समय की कि शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और इसी के साथ साथ एक और जो बात है कि इसने जो इसकी राजधानी, जैसे अब तक पाटलिपुत्र थी या पटना थी या राजगृह थी,
अब उस राजधानी को ये ले जा करके वैशाली कर देता है। वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया, वैशाली को इसने राजधानी बनाया। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट बात है कि जब शिशुनाग गद्दी पर बैठा तो सबसे पहली बात तो इसने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया, और दूसरी चीज ये कि इसने वैशाली को राजधानी बनाया। लेकिन इसके मरने के बाद जब इसका उत्तराधिकारी कालाशोक गद्दी पर बैठता है तो कालाशोक गद्दी पर बैठने के साथ ही साथ दो चीजें यहाँ भी आप देखेंगे कालाशोक से जुड़ी हुई दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें। एक तो इसी कालाशोक के समय बौद्ध संगीति होती है, इसी कालाशोक के समय दूसरी वाली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये बौद्ध धर्म पढ़ाते समय हमने बताया था कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, किसके समय हुआ था। और जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कालाशोक ऐसा शासक था जिसने जो अब यहाँ की चूंकि राजधानी की बात कर रहे हैं तो वैशाली जो राजधानी बना दी गई थी शिशुनाग के माध्यम से, तो अब इसने क्या किया कि ये जो राजधानी थी वैशाली से हटा करके फिर से इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। पाटलिपुत्र को फिर से इसने राजधानी बनाया, और जब फिर से इसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया तो अब ये अस्थायी रूप से राजधानी पाटलिपुत्र बनी रहेगी। यहीं पर मौर्य वंश शासन करेगा, यहीं पर शुंग और कण्व वंश शासन करेंगे। मतलब गुप्तों के पहले तक अब अस्थायी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र स्थापित रहेगी, पाटलिपुत्र बनी रहेगी। अंततः इस शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ, शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था नंदिवर्धन, शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ नंदिवर्धन, इसी नंदिवर्धन की हत्या करने के बाद महापद्मनंद नामक एक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की थी। और अगले क्रम पे अब हम चर्चा करेंगे नंद वंश की, जो भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण वंश है और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें महापद्मनंद के बारे में सूचना है। तो आइए हम देखते हैं अब नंद वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।